हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति में मैंने ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ये मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है। आज हम देखेंगे सेकंड पार्ट इसका, उत्तर वैदिक काल, जिसका समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो चलते हैं हम उत्तर वैदिक काल की तरफ। ठीक है, उत्तर वैदिक काल मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि ये जो स्पाइडर डायग्राम मैंने बनाया है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एक स्टूडेंट के लिए। ठीक है, इससे हमें पूरी चीज़ें एक नज़र में सब कुछ यहीं पे दिख जाता है कि हमें इस टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे हमारा है उत्तर वैदिक काल, इससे रिलेटेड हमें क्या क्या पढ़ना है और हमें क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे आपका वैदिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी। आर्थिक स्थिति में आपका आएगा कृषि, पशुपालन, शिल्प व्यवसाय, मृदभांड। ठीक है, उसकी सामाजिक स्थिति में उसके वर्ण क्या थे, गोत्र कैसा था, आश्रम कैसा था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, विवाह कैसे और कितने प्रकार के होते हैं, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या है, और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार कहाँ तक था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसका राजनीतिक संगठन देखते हैं। यहाँ पे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हो चुका था। क्षेत्रीय राज्य मतलब उस स्थान पे नया राज्य जो उदय होगा उसे हम क्षेत्रीय राज्य कहेंगे। मतलब कोई शासक बाहर से आके जो कैप्चर नहीं कर रहा है, वहीं के शासक वहीं उदय होकर उस राज्य को अपने नाम से चला रहे हैं। ठीक है, जन का स्थान जनपद ने ले लिया था। जन क्या होता है, ऋग्वैदिक काल में मैंने बताया था कि ये जो है एक प्रशासनिक इकाई है, जिसका जन का, ये देखिए यहाँ पे जन एक प्रशासनिक इकाई था ऋग्वैदिक काल में, जिसका 275 बार वर्णन हुआ है। ये क्या है, सबसे मैक्सिमम वर्णन था। इसका स्थान पूर्णतः जनपद ने ले लिया था। ठीक है, मतलब जन खत्म हो गया है और जनपद शुरू हो गया है। युद्ध क्षेत्र जगह के लिए होता था। पहले जो युद्ध है वो ऋग्वैदिक काल में गाय के लिए होता था, अभी क्षेत्र मतलब जगह के लिए होता है। विदत पूर्णतः समाप्त हो चुका है। मैंने ऋग्वैदिक काल में आपको 3 चीजें बताया था, सभा, समिति और विदत। ठीक है, जिसमें विदत जो है सबसे प्राचीनतम था, जो अभी पूर्णतः समाप्त हो चुका है, इसका अस्तित्व नहीं है। सभा और समिति है, लेकिन उसका थोड़ा सा रूप बदल गया है। कैसे, उसमें राजाओं और अभिजातियों का बोलबाला हो गया है। स्त्रियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित हो गया है, मतलब स्त्रियां प्रवेश नहीं कर सकती। पहले ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को अनुमति थी कि वे सभा विदत में भाग ले सकती है। कुलीन ब्राह्मणों का प्रबल हो गया था, मतलब इस समय जो है ब्राह्मणों और राजाओं का वर्चस्व काफी हावी हो गया था। बाकी जो चीजें हैं जैसे स्त्रियों का प्रवेश, ये जो है वर्जित हो गया था। राज्य का प्रधान राजा जो है वो निर्वाचित होता था, मतलब वहां के जो लोग थे वो अपने बीच से राजा का चयन करते थे। ऋग्वैदिक काल में जो राजा होते थे वो अनुवांशिक होते थे। अनुवांशिक मतलब राजा का बेटा ही राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा, फिर उसका बेटा राजा होगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का निर्वाचन होता था। विष, बलि, चढ़ावा। विष का मतलब होता था बलि, और चढ़ावा वो जो क्या है भेंट के स्वरूप देते थे। वहां की जनता जो होती थी उत्तर वैदिक काल में, वो अपने कुछ सामानों को राजा को भेंट के रूप में देते थे, उसे विष कहा जाता है। यज्ञ, उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के यज्ञ होते थे। राजस्व यज्ञ, जिसमें राज्य अभिषेक से संबंधित होता था। अश्वमेघ यज्ञ, जो शक्ति का घोतक होता था। वाजपेय यज्ञ, जो राजा रथों का दौड़ होता था। अनिष्ठोम यज्ञ, इसमें पशु बलि दी जाती थी। 2 कबीले थे, कुरु और पांचाल। ठीक है, देखिए आपके 2 कबीले थे, कबीले के बारे में बताती हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, 2 कबीले थे आपका। पहला था आपका कुरु और ये था क्या, पांचाल। ठीक, कुरु जो था ये 2 कबीले से मिलके बना था। वो था आपका भरत प्लस कुरु, इससे मिलकर बना था आपका कुरु। पांचाल जो था वो भी तुर्वस और क्रीवी, ये 2 कबीले से मिलकर आपका क्या बना था, पांचाल। ठीक है, इसमें जो
राजा होते थे कुरु में, वो थे आपका जन्मेजय, जन्मेजय और परीक्षित। यहाँ के राजा कौन थे? जन्मेजय या और परीक्षित। पांचाल जो है वो सर्वाधिक विकसित था। ठीक है, सर्वाधिक विकसित राज्य था, जिसमें आपके उत्तर में था आपका अहि, छत्र, और दक्षिण पांचाल में था आपका काम्पिल्य। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसकी राजधानी थी, कुरु की राजधानी थी आपका हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ। ठीक, तो इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में ये जो दो कबीले थे वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं। रत्नीन या राजकत्री, ये जो होते थे वो राजा के अधिकारी समूह होते थे। ठीक है, पुरोहित, सेनापति, राजमहिषी, ये राजा की सहायता के लिए होते थे। भगादूत का मतलब होता था जो भू राजस्व एकत्र करता था, उसे क्या कहा जाता था? भगादूत। संग्रहती, कर संग्राहक, इस समय भी कर संग्रहण शुरू हो चुका था, तो जो कर संग्रहण करता था उसे संग्रहती कहा जाता था। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये जो फ्लो चार्ट है इसमें देखिए राज्य और राजा के बारे में बताया है। उत्तर वैदिक काल में इस तरह से चार दिशाओं में राज्य और राजा को बांटा गया था। ये है आपका पूर्व, ठीक है, ये है आपका पश्चिम, ये है आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। पूर्व में जो राज्य था उसे साम्राज्य कहा जाता था, जहां के राजा को सम्राट। ठीक है, दक्षिण में जो राज्य था उसे भोज्य कहा जाता था और वहां का राजा था भोज। पश्चिम में जो राज्य था वो स्वराज्य था, वहां का राजा था स्वराट। ठीक, उत्तर में जो राज्य था वो था वैराज्य और वहां के राजा थे विराट। तो इस तरह से आपके उत्तर वैदिक काल में राज्य और राजा को विभाजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक स्थिति, इनकी जो सामाजिक स्थिति थी, पहला था जो वर्ण व्यवस्था, वो जन्म आधारित था। जन्म आधारित मतलब देखिए ऋग्वैदिक काल में क्या होता है कि जो व्यक्ति जहां जन्मा है वो वही काम करे ऐसा आवश्यक नहीं था। कोई कुछ भी काम कर सकता था उसकी इच्छा अनुसार। जैसे आज के जनरेशन में होता है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, हम पढ़ा सकते हैं, हम डॉक्टर बन सकते हैं, हम इंजीनियर बन सकते हैं, पर उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उत्तर वैदिक काल में क्या था, जो जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी जाति का काम करेगा। अगर वो मोची है तो वो जूता ही सिलेगा, अगर वो मछुआरा है तो वो मछली ही पकड़ेगा। समझ रहे ना? इस तरह से वहां पे जो उत्तर वर्ण व्यवस्था आधारित हो गया था वह जन्म आधारित था। ठीक है, परिवार जो था पितृप्रधान था। पितृप्रधान होने का मतलब है पुरुषों का वर्चस्व बहुत ज्यादा था। आज भी है लेकिन पहले बहुत ज्यादा था। उनके नाम पे ही आगे की उनकी पीढ़ी परिभाषित की जाती थी। ठीक है, अब देखिए वर्ण को चार वर्णों में हम जानते हैं। ब्राह्मण, ठीक, दूसरा है आपका क्षत्रिय, तीसरा है आपका वैश्य और चौथा है आपका शूद्र। ठीक है, इनका संबोधन होता है आपका, देखिए एही, ब्राह्मण का संबोधन करा जाता था एही से, क्षत्रिय का संबोधन होता है आगच से, वैश्य का संबोधन है आद्रव से और शूद्र का संबोधन है आघव से। ठीक है, इसे याद रखेंगे। अब बताते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों को मिलाकर द्विज बनता था, द्विज कहा जाता था। द्विज मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों को द्विज कहा जाता था, जिसमें
शूद्र जो है वो शामिल नहीं था। द्विज में क्या होता है कि ये उपनयन संस्कार के अधिकारी होते थे, और दूसरा जनेऊ धारण कर सकते थे, जो कि शूद्र को अलाउ नहीं था। ये सारी चीजें शूद्र को अलाउ नहीं था। वो उपनयन संस्कार नहीं कर सकता था, उपनयन संस्कार नहीं कर सकता था, जनेऊ धारण नहीं कर सकता था, इसीलिए शूद्र को द्विज में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन में आता है कि द्विज में किसे शामिल किया गया है, किसे मिलाकर द्विज कहा जाता है, तो वो है आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उपनयन संस्कार कर सकते थे, जनेऊ धारण कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। तैत्रेय ब्राह्मण में जो है ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, शम और वैश्य इनका क्या यज्ञोपवीत धारण करते थे। जैसे कि ब्राह्मण है वो सूत का यज्ञोपवीत धारण करता था, और जो क्षत्रिय है वो सम का, और जो वैश्य है वो ऊन का यज्ञोपवीत धारण करता था। इससे पता चल जाता, एक तरह से कैटेगरी से पता चल जाता था कि कौन क्या है। ठीक है, गोत्र प्रथा स्थापित हो चुका था। गोत्र प्रथा, देखिए गोत्र जो है वो पहले क्या था कि वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। ठीक है, गोधन पाला जाता था मतलब गाय, गोधन गाय से रिलेटेड है। ये कब होता था? ऋग्वैदिक काल में। लेकिन अब गोत्र क्या था कि एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया था। क्या था? एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह था गोत्र। ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखेंगे, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। गोत्र क्या था? ऋग्वैदिक काल में गोत्र में क्या होता था? गोधन पाला जाता था, उसे गोत्र या गोष्ठ भी कहा जाता था। क्या? गोष्ठ। ठीक, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो गया? एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समूह हो गया, जो आज भी चल रहा है। ठीक, 4 आश्रम हुए थे, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ, चौथा आपका सन्यास। ठीक है, तो ये जो 3 है ये आपका उत्तर वैदिक ग्रंथों में था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानवास, और जो चौथा है वो आपका वैदिकोत्तर काल में जोड़ा गया है। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे कि आश्रम जो थे वो टोटल 4 थे, लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में 3 का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, और सन्यास को वैदिकोत्तर काल में जोड़ा गया है। तो अब वैदिकोत्तर काल में टोटल 4 आश्रम हुए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे सन्यास में इसके 4 पुरुषार्थ होते हैं। 4 पुरुषार्थ थे, जो थे आपका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सन्यास जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कब जोड़ा गया था? वैदिकोत्तर काल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं की स्थिति, अभी तक जितना बता रहे उससे तो समझ में आ ही गया होगा कि महिलाओं की स्थिति जो है वो अच्छी नहीं थी। ठीक है, उनकी स्थिति में काफी गिरावट देखा गया है, क्योंकि सभा समिति में उन्हें भाग लेने नहीं दिया जाता था। ठीक है, उन्हें हमेशा दुख का कारण समझा जाता था। उत्तर वैदिक काल में विदुषी महिलाएं जो थी वो है, ये 3 इंपॉर्टेंट नाम है जिसे आप याद रखेंगे, गार्गी, वाचनवी और मैत्रेयी। ठीक है, विवाह के प्रकार, उत्तर वैदिक काल में विवाह 8 प्रकार के होते थे। पहला है आपका ब्रह्मा विवाह। ब्रह्मा विवाह वो होता था जिसमें माता पिता की आज्ञा से दहेज सहित विवाह किया जाता था। माता पिता की आज्ञा प्लस
दहेज सहित जो विवाह होता था उसे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। प्रजाति विवाह, प्रजाति विवाह जो था माता पिता की आज्ञा से बिना दहेज की। यहाँ पे माता पिता की आज्ञा तो होती थी लेकिन दहेज नहीं होता था, बिना दहेज के होता था। ठीक है। आर्य या आर्ष विवाह जो है वो ऋषियों से विवाह होता था। किससे? ऋषियों से, ऋषियों से विवाह होता था। और इसमें जब ऋषियों से विवाह होता था तो कन्यादान के बदले में एक जोड़ी गाय और बैल प्राप्त होता था ऋषियों को। ठीक है। देव विवाह दक्षिणा स्वरूप पुरोहितों को जब अपनी कन्या दे दी जाती थी उसे देव विवाह कहा जाता था। दक्षिणा स्वरूप पुरोहितों से, दक्षिणा स्वरूप पुरोहितों से जब विवाह किया जाता था तो उसे देव विवाह कहा जाता था। असुर विवाह, असुर विवाह क्या है? वधु मूल्य चुकाकर, वधु मूल्य चुकाकर जब विवाह होता था उसे असुर विवाह कहते हैं। राक्षस विवाह, इसमें लड़की का अपहरण किया जाता था, लड़की का अपहरण किया जाता है, उसे राक्षस विवाह कहते हैं। पिशाच विवाह में बलपूर्वक विवाह होता था, बलपूर्वक विवाह मतलब जोर जबरदस्ती के साथ। ठीक है। गंधर्व विवाह होता है, वर वधु स्वेच्छा से माता पिता की आज्ञा के बिना ही कर लेते थे विवाह, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। वर वधु स्वेच्छा से माता पिता की आज्ञा नहीं लेते थे, उनकी आज्ञा के बिना ही कर लेते थे, उसे गंधर्व विवाह कहा जाता है। इन 8 विवाह में सबसे ज्यादा उत्तम और सर्वोत्तम ब्रह्म विवाह को माना गया है। ठीक है। ये आपका सर्वोत्तम स्थान रखता है। ठीक है। कौन सा? ब्रह्म विवाह, जिसमें माता पिता की आज्ञा से दहेज, जिसे आज के जनरेशन में हम लोग अरेंज मैरिज कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैं रफ कर देती हूँ, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ठीक। यहाँ पे देखिए धार्मिक स्थिति, धार्मिक स्थिति जो है इंद्र और अग्नि दोनों सबसे बड़े देवता जो थे वो महत्वहीन हो गए थे। इंद्र और अग्नि जो है वो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है। जिनका अब महत्वहीन हो गए थे। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पूजनीय थे वो थे आपका प्रजापति, जिनका स्थान सर्वोत्तम था। ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल के सर्व प्रमुख देवता कौन थे? प्रजापति। रुद्र को पशुओं का देवता कहा जाता था जो इस समय विद्यमान था। विष्णु पालक और रक्षक। पूषण शूद्र का देवता हो गया जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं की रक्षा करने वाला था। मतलब पहले ये जो पूषण है वो ऋग्वैदिक काल में पशुओं की रक्षा करने वाला था, जो अब शूद्रों का देवता हो गया। अतिथि को गोहन कहा जाता था। इस समय 5 महायज्ञ होते थे, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पिष्ट यज्ञ, नृतज्ञ यज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। ठीक। ये मिस्टेक से लिखा गया यहाँ पे, देव यज्ञ है। ठीक। उत्तर वैदिक काल में 3 तरह के ऋण का प्रचलन था, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। आगे बढ़ते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति में सबसे पहले देखते हैं कृषि जो है वो मुख्य पेशा हो गया था। पहले ऋग्वैदिक काल में गौण पेशा था, वहां पे पशुपालन मुख्य था। अब यहाँ पे मुख्य फसल है जौ, चावल, गेहूं। गेहूं को गोधूम भी कहा जाता है। उदर अनाज मापने का पात्र उस समय से कहा जाता था, जो आज तक भी ये शब्द अभी प्रचलन में है। जीवन जो है स्थायी हो गया। स्थायी कैसे हो गया? जब ये लोगों ने कृषि को अपना मुख्य पेशा बना लिया और कृषि करना सीख गया तो इनका जीवन अपने आप ही स्थायी होता चला गया। ठीक है। गाय को समृद्धि का परिचय समझा जाता था। ठीक है। शिल्प एवं व्यवसाय, लोहा जो है कर्नाटका धारवाड़ जिला से मिलता था, मतलब इसका ज्ञान अभी हो गया था।
औजारों का निर्माण भी होने लगा था। व्यवसाय यहाँ पे थे, लोहार मिलेंगे, धातुकार, कुम्भकार, बढ़ाई, चर्मकार, बुनकर, रथकार आदि व्यवसाय होता था। स्त्रियां भी बुनाई करती थी, सूती ऊनी वस्तुओं का निर्माण करती थी। सतपथ ब्राह्मण में हल संबंधित अनुष्ठान का ज्ञात होता है। 100 पतवार वाली नाव आपको यहाँ पे देखने को मिला है। वस्तु विनिमय पद्धति प्रचलन में था। शतमान, कृष्णल, पाद, निस ये जो है वो है आपकी मुद्रा, ठीक है, जिसमें वस्तु विनिमय के माध्यम थे। मृदभान, 4 प्रकार के मृदभान होते थे। फर्स्ट है आपका काला और लाल, दूसरा है आपका काली पॉलिशदार, तीसरा है आपका चित्रित धूसर और चौथा है आपका लाल। जो लाल मृदभान है वो यहाँ पे मैक्सिमम यूज हुआ है, ठीक है। सर्वोपरि वैशिष्ट सूचक है ये लाल मृदभान। कपास का उल्लेख नहीं मिलता है, ऊन का उल्लेख मिलता है, और अभी मैंने बताया था कि ऊन का जनेऊ धारण करते थे, ठीक है। ऋण मतलब कुशित, उस समय ऋण को कुशित नाम से जाना जाता था। तो ये हमारा उत्तर वैदिक काल यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।